नमस्कार साथियों, सत्यमेव विजयते के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन करता हूं आप सभी महानुभावों का, जागरूक नागरिकों का, जो हमारी इस खास मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और कहीं न कहीं जो जनहित के मुद्दे हैं इसकी आवाज को बल दे रहे हैं। आज का जो मुद्दा है वो है मानव वन्य जीव संघर्ष पर आधारित। मैंने इस मुद्दे को क्यों चुना आज, क्योंकि आज एक दुखद घटना भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धारी ब्लॉक के जो तल्ला दीनी नामक ग्राम सभा है वहां से मेरे पास आ रही है। मुझे सुबह के समय जानकारी दी गई कि एक 35 वर्षीय महिला को खेत से एक गुलदार ले गया, मार दिया उसे। और ऐसी घटनाएं गढ़वाल क्षेत्र में लगातार हो रही थी। उस मामले में भी मैंने कुछ वीडियो जारी किए थे, सवाल पूछे थे, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे थे, वन मंत्री से सवाल पूछे थे। लेकिन हो क्या रहा है, दरअसल दिक्कत यहां पर यह है कि ये मामले कुछ दिन अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, कुछ दिन लोगों की जुबान में रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस पर सकारात्मक कदम उठाने के लिए न तो मीडिया कोई नैतिक दबाव बनाती है और ना ही जनता इसमें आवाज उठाती है। यह बहुत बड़ी समस्या है। यह मानव वन्य जीव संघर्ष आज का नहीं है, यह बहुत समय से चलता आ रहा है। लेकिन आज के टाइम में आधुनिक युग होने के बावजूद, इतनी निगरानी तंत्र होने के बावजूद हम इसमें सफल नहीं हो पाए कि किस तरह से मानव वन्य जीव संघर्ष को और कम किया जाए, कम से कम क्षति हो। तो इसी पर आज हम विचार रखेंगे। और अगर कुछ मेहमान जुड़ेंगे, मैंने एक दो लोगों को लिंक शेयर किया है, तो अवश्य ही मैं उनको भी जोड़ूंगा। और कमेंट भी आ रहे हैं, गोपाल जी, बॉबी लमगड़िया जी, और पुष्कर सिंह जी, सुंदर नदगली जी, लक्ष्मीदत्त जोशी जी, ललित जी, और तमाम लोग हैं। सोनू जी हैं, विनोद जी हैं, एनएस बरगली जी हैं, तमाम लोग जुड़ चुके हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं शुरू करता हूं और काफी गंभीर विषयों पर हम बात करेंगे साथियों। और कहीं ना कहीं मैं सुबोध उनियाल वन मंत्री साहब से भी प्रश्न पूछूंगा। ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं तभी नैतिक दबाव बन सकता है जब आप लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि मैं तो आवाज उठा रहा हूं, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका भी काम बनता है कि आप भी जो है एक नैतिक दबाव बनाने में हमारा सहयोग करें। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली हम और भी ज्यादा आवाज उठाएंगे और प्रचंड तरीके से। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकथाम हेतु हमें समन्वित, वैज्ञानिक और संवेदनशील राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। मेरे साथ एक मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मैं अभी उनसे वार्तालाप करूंगा, आपको स्क्रीन पर लूंगा। सर दीप जोशी जी, आपका स्वागत है सत्यमेव विजयते में। साथियों, भारत वैसे भी जो है रिच डाइवर्सिटी का क्षेत्र है, जैव विविधता है और मानव आबादी और वन्य जीव का एक सह अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। इसके कारण मानव वन्य जीव संघर्ष एक स्थानीय समस्या न रहकर राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुकी है। और ये संकट जो है कई हिस्सों में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कई बार हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू जैसे वन्य जीवों से हमें मानव मृत्यु के रूप में कई सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। फसलों को नुकसान मिलता है, आजीविका की क्षति होती है किसानों की, और इसके एवज में जो है कई बार प्रतिशोधात्मक हिंसा भी होती है, प्रतिशोध लिया जाता है वन्य जीवों के लिए। यह भी हमें देखना है, ये पक्ष ये भी है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारे के सारे बिंदु न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, बल्कि यह जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना है उसकी मूल भावना से भी विचलन दिखाता है। आप सभी को पता होगा कि ये प्रॉब्लम का जो स्टार्ट वो कैसे हुआ है, उसको भी समझना आवश्यक है। पहले उस पर बातचीत कर लें। कई बार जो है जो वन्य जीव कॉरिडोर है उस पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, जंगलों में अतिक्रमण हो रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्तरां बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, जिसके कारण जो है उस गांव के लोगों को समस्या होती है। अब आपके गांव में अगर कोई जंगल है,
जहां मानव जो वन्य जीव हैं वो सुरक्षित तरीके से घूमते हैं, अपना काम करते हैं, अपना शिकार करते हैं जंगली जानवरों का। तो अगर वहां पर कोई रेस्टोरेंट बन जाएगा या फिर बड़ा होटल बन जाएगा तो वो कहां आएंगे बताओ? आपकी आबादी में आएंगे, आपको मारेंगे फिर वो। तो इस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि वन्य जीव स्थलों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, अनियोजित शहरीकरण भी हो रहा है। इसमें सड़क और रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें या उत्तराखंड से बाहर के प्रदेशों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यह हमें देखने को मिलता है। और कई बार जो है हमें स्थानीय समुदाय की नीति निर्माण में भी अनुपस्थिति देखने को मिलती है। और वन विभाग के पास भी सीमित संसाधन हैं, वन अधिकारियों के पास, ये भी हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि नीति निर्माता जो हैं, जो बैठे रहते हैं मंत्री, जो बैठे रहते हैं कैबिनेट में, उनको मालूम ही नहीं है मानव वन्यजीव संघर्ष होता क्या है। 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको क्या पता है कि मानव वन्यजीव सह अस्तित्व है क्या। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो पूर्व में वन्य जीव के हमले का शिकार हो चुके हैं और बाल बाल बचे हैं। मैं उनका आज के इस मंच में स्वागत करता हूं। दीपचंद जोशी जी, आपका स्वागत है सत्यमेव विजयते के आज के इस मंच में। सर नमस्कार, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है और धन्यवाद है आपका अपने मंच पर हमें स्थान दिया सर आपने। अच्छा दीपचंद जोशी जी, मुझे एक बात बताइए, जो उत्तराखंड में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, अगर हम इसके डेटा की बात करें तो डेटा भी बता रहा है कि हजारों लोग जो हैं मौत के घाट उतार दिए जाते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष में। ये कोई आज की समस्या नहीं है। जब से कॉर्बेट नेशनल पार्क है तब से हम कहानियां सुनते आ रहे हैं कि कॉर्बेट ने किस तरह से वहां पर कई सारे जो मानव भक्षण करते थे, तेंदुए हों या आदमखोर हों, उनको मार गिराया था और लोगों की मदद की थी। ये आज की घटना नहीं है। जब हमें पता है कि ये आज की समस्या नहीं है, समस्या बड़ी गंभीर है, तो मुझे एक बात बताइए। मैं देख रहा हूं एक डेटा मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा जो है मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये डेटा मेरे पास आया है। ये डेटा दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है और इस टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से मैं देख रहा हूं हजारों लोग जो है इसमें मारे गए हैं। ये लगभग मई 11 2023 को ये स्टोरी जो है पब्लिश होती है और पब्लिश जो होती है स्टोरी का जो फ्रंट पेज है उसमें दिखाया गया है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट किल ओवर 1000 इन 2 डेकेड इन उत्तराखंड। और इसमें बताया गया है कि लास्ट 2 दशकों में उत्तराखंड में लगभग 1054 लोग अपने जीवन को त्याग चुके हैं, उनको मारा जा चुका है वन्य जीव के द्वारा और 5112 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए। और ये आरटीआई के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को मांगा गया और इस इंफॉर्मेशन को मांगने वाले व्यक्ति थे हेमंत गौनिया। उन्होंने इस बारे में जब जानकारी इकट्ठा की तो क्रमवार इसमें बातें कही। ये डेटा दरअसल 2000 से स्टार्ट होता है, सन 2000 से, और बताया जाता है 2022 तक टोटल 1054 लोग मारे जा चुके हैं। आप सोच सकते हैं उसमें कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे। और अभी लगातार जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आखिरकार चूक कहां पर रह रही है? दीपचंद जोशी जी, आप मुझे बताएं चूक कहां पर है, आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? सर नमस्कार, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, नीति नियंता। सर चूक एक वहां पर है, कुछ विभागीय कॉम्बिनेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, वहां पर भी चूक है सर। और सर आपने डेटा की एक बात की, सर वो आंकड़े वही आंकड़े हैं जो सरकार की नजर में आ पाए या दिखाए गए। सर वो जैसी कई घटनाएं होती है जो उस आंकड़े में नहीं आ रहे। अगर प्रॉपर वे में उस डाटा बनाया जाए तो बहुत ज्यादा संख्या में संख्या इसकी बहुत बढ़ जाएगी। सर मैं अपनी ही बात बताऊं, मैं ही एकदम घर पर ही कह सकते हैं, शाम के टाइम पर वही जंगली सुअर आके मुझे बाइट कर गया सर, मैं बाल बाल बचा। ठीक है, ये होता है, जंगली जानवर अटैक करते हैं, लेकिन इसके बाद की उदासीनता देखिए। हमारी सरकार, मौजूदा सरकार तो मुआवजे की राशि कुछ और कहती है, उनका कहना भी यही है कि डॉक्टर के मेडिकल के अकॉर्डिंग हमें मुआवजा मिलना चाहिए। ये एक गरीब की पीड़ा देखिए। ये तो यह है कि मैं बागेश्वर से आवाज उठाते रहता हूं तो मेरे को सुना गया, लेकिन वो जिनको सुना नहीं जाता है उन्हें तो कई सालों से मुआवजा नहीं मिल पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है।
डॉक्टर जबकि मेरे मामले में कह रहा है गंभीर रूप से मेजर इंजर्ड है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, मीडिया को दिए बयान में कह रहे हैं। लेकिन वन विभाग वालों ने सामान्य तौर पर जो मुआवजा दिया जाता है वो मतलब दे करके छुट्टी कर ली। अब ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है, जो सरकार हमारी इस तरह के इश्तिहारों में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है और पीड़ित व्यक्ति तक वो राशि क्यों नहीं पहुंच रही है, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है सर। मुझे मिले ना मिले वो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन एक जो आम हमारे पहाड़ में लोग रह रहे हैं। और दूसरी बात, अभी सरकार ने, हम लोगों ने जब खूब हल्ला काटा तो सरकार ने एक नियम ले आया कि आप जंगली सुअरों को अपने नाप एरिया में मार सकते हैं, उसमें नियम बना दिए वन विभाग के निरीक्षण में। सर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन सर उनका कहना है कि लाइसेंसी राइफल से मारे। सर एक आम पहाड़ी के घर में आग खत्म हो जाती है माचिस मांगने, वो आग लेने दूसरे के घर में जाता है, यहाँ तक कि 1 रुपए की माचिस खरीदने में भी प्रॉब्लम है। वो 10-15 लाख की राइफल कहां से लाए, लाइसेंसी 7-8 लाख रुपए लाइसेंस में कहां खर्चा करे। ये कहाँ का नियम है। इसमें ये हो सकता है कि अभी कई बेरोजगार हमारे घूम रहे हैं सर, युवा, उनको ट्रेनिंग देकर के एक टीम बना ली जाए। आज इस जिले में आतंक है, वहां भेज सकते हैं, कल दूसरे जिले में, हर जिले में भी 4-4 5-5 अच्छे युवाओं की टीम बन सकती है। इससे निजात भी जंगली जानवरों से हमें मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कोविड के बाद से मैं जंगल में अपने गांव में रह रहा हूँ सर, बहुत है जंगली जानवरों की। सर पहले बंदर जो है सर नहीं आते थे, आज हम लोग एक साबुनदानी तक जिसमें साबुन रखते हैं उसे तक बाहर नहीं रख सकते हैं, गलती से भी फोन से भी उठा ले जाते, इतना आतंक बढ़ गया। पहले हमारे आवाज सुन के ही बंदर भाग जाते थे। दूसरी बात लंगूर, तीसरी बात सर जंगली सुअर। अब एक बड़ा आतंक और आ गया हमारे बागेश्वर में, भालू का नहीं था सर आतंक, अब भालू भी आ गया। ऑल साइड में तो उसने भयानक आतंक मचा रखा है। ये सरकार की उदासीनता मुझे ये दिखाती है कि कहीं कोई ऐसा तो मोनोपोली नहीं चल रही कि पहाड़ से कैसे पलायन किया जाए, करवाया जाए, ऐसा अच्छा, मुझे लगता है। जी दीपचंद जोशी जी, आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। मैं जो देख पा रहा हूँ डेटा को, अगर हम बारीकी से एनालाइज करें तो देख पा रहा हूँ कि 2000 से 2022 तक लगभग जी 500 लोग जो हैं, ये आरटीआई के द्वारा मांगे गए आंकड़े हैं। जी 2000 से 2022 तक ये वन मंत्री सुन ले कान खोलकर, जी अगर इनके कान बंद हैं तो कान खोलकर सुन ले वन मंत्री साहब। 2000 से 2022 तक लगभग 500 लोगों को लेपर्ड ने मारा है और 207 लोगों को एलिफेंट अटैक के कारण वहां पर जो है जान गंवानी पड़ी। 60 लोगों को भालू के अटैक से जान गंवानी पड़ी। ये 2000 से 2022 की बात बता रहा हूं, अभी तो न जाने कितने बढ़ गए होंगे। और 187 लगभग मुझे दिख रहे हैं स्नेक बाइट के मामले आ रहे हैं और 36 जो है वो अन्य एनिमल के अटैक से मारे गए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी संख्या मुझे जो दिख रही है वो लेपर्ड्स यानी गुलदार से, या फिर हम इसको तेंदुआ भी कह सकते हैं, या फिर हम जो है कई बार और भी जानवर होते हैं, कुत्ती बाघ होता है जो सामान्य भाषा में बोलते हैं हम, कई सारी प्रजातियां होती है। वन विभाग न जाने उसे किस नाम से पुकारता है, उनकी शब्दावली में शब्दकोश में क्या होता है। जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि प्रदेश में बेरोजगारी तो है ही चरम पर, जी और दूसरी तरफ ये समस्या है, तो क्यों ना जी हम जो है एक ऐसा समन्वय बनाएं सरकार और जनता के बीच, ऐसा एक समन्वय स्थापित हो जिसके तहत हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिले और साथ ही साथ जो ये मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है इसमें भी कमी मिले। इसके लिए जो आपने बात बताई उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने बोला कि ग्राम स्तर पर एक वन्य जीव मित्र दल बनाने की बात यहां पर आ रही है। थोड़ा थोड़ा मोटा मैं समझ रहा हूं। इसमें हम स्थानीय युवाओं का प्रशिक्षण दे सकते हैं, उनका मानदेय तय हो, उनको उपकरण दिया जाए और कानूनी संरक्षण भी दिया जाए, और वन विभाग के साथ उनका प्रत्यक्ष समन्वय हो। साथियों, यहां पर सरकार क्या कर सकती है? अगर वन मंत्री साहब तो 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, 5 स्टार जैसे बंगलों में रहते होंगे, एसी रूम में रहते होंगे, उन्हें क्या मालूम है कि मानव वन्य जीव संघर्ष क्या होता है, पहाड़ों में लोग कैसे रहते हैं। अगर माननीय वन मंत्री साहब सुबोध उनियाल जी अगर हमें सुन रहे हैं तो मैं उन्हें जो है ऐसे तमाम चीजें दे सकता हूं जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनतम स्तर में आ जाएगा और जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी और कहीं ना कहीं मानव का जीवन भी सुरक्षित रहेगा, सब कुछ ठीक चलेगा। ये नीति निर्माता जो हैं उत्तराखंड के, वो मुझसे संपर्क कर लें, हम लोगों के आइडियाज को लेकर आपको बता सकते हैं। मजाक चल रहा है यहां पर, किसी की बहन मारी जा रही है, किसी का भाई मारा जा रहा है, किसी का पिता मारा जाता है, किसी का बच्चा जो है अनाथ हो जाता है। शर्म नहीं आती आप लोगों को?
बेशर्मी की हद पार कर रखी है। क्यों नहीं हमारे स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता, उनको उचित मानदेय देकर कानूनी संरक्षण दिया जाए, उपकरण दिया जाए, स्थानीय युवा रखे जाए? उसका कारण एक है कि भाई वो स्थानीय युवा अपने स्थानीय जंगल से वाकिफ होते हैं, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उनको सारी नॉलेज होती है। और ये वन विभाग के जो अधिकारी हैं, ये तो भाई कोई बाहरी प्रदेश से आ रहा है, कोई बाहरी क्षेत्र से आ रहा है, नैनीताल, कोई उधम सिंह नगर से आ रहा है, अरे उससे क्या मालूम है नैनीताल जनपद में या पिथौरागढ़ जनपद में या बागेश्वर जनपद में किस तरह का मानव वन्य जीव संघर्ष का स्वरूप क्या है। वहां के युवाओं को अच्छा पता होगा ना, तो वहां के युवाओं के साथ समन्वय स्थापित करके आप क्यों नहीं जो है ग्राम स्तर पर वन्य जीव मित्र दल की स्थापना करते हैं? आपने नहीं किया, शर्म आनी चाहिए आपको। उनको कानूनी संरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? जैसे कि दीप जोशी जी बोल रहे हैं कि जंगली सुअरों को मारने का मतलब आप लोगों को एक अधिकार दे दिया, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी। आप कंडीशन देखिए जो दीप जोशी जी कह रहे हैं कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से। अरे क्या घरों में लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर चलेगा क्या आदमी? राइफल। अच्छा, लाइसेंसी राइफल आप कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, राइफल। लाइसेंसी जो राइफल है उसको लेकर कौन चलेगा भाई? वन विभाग को पता नहीं है चीजें। और मैं तो ये बता देना चाहता हूं दीप जोशी जी, रिवॉल्वर मिलने में ही इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक आम जन को, राइफल तो क्या मिलेगी, और वो भी पहाड़ों में। ठीक है ना, रिवॉल्वर लेने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो अलग बात है कि अगर वो प्रभावशाली व्यक्ति है, नेता है, उसकी अच्छी खासी पकड़ है, तो उसे 1 महीने में मिल जाएगा। वो बात अलग है कि वो खुलेआम जो है चौराहे में रिवॉल्वर किसी एक कनपट्टी में टांग रहा है, कनपट्टी में लगा रहा है, उसका लाइसेंस निरस्त नहीं होगा फिर भी। लेकिन यहां पहाड़ियों को कौन देगा ये राइफल? कौन देगा भैया? ये कानूनी संरक्षण देने का काम तो वन विभाग देगा ना भैया। और जंगल के भीतर क्या चल रहा है? जंगल के भीतर जो है होटल्स बनाए जा रहे हैं। गढ़वाल रेंज में तो बहुत बड़ा ये काम चल रहा है, जबकि जंगल के भीतर जो है संसाधनों का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए सरकार को। जो जल स्रोत खत्म हो रहे हैं, जो चारागाह खत्म हो रहे हैं, प्राकृतिक आहार खत्म हो रहा है जानवरों का, उसका विकास करना चाहिए। लेकिन ये सब ना करके उनको नष्ट कर रहे हैं, और वो जंगली जानवर किधर की तरफ पलायन करेंगे? आपकी गांव की तरफ, आपकी आबादी की तरफ। दीपचंद जोशी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? श्रीमान जी, आपने बहुत अच्छी और बड़ी बात कही, इसे भी मैं आपके पटल के माध्यम से रखना चाह रहा था। जंगलों में सर आजकल आप देख लीजिए, अब से शुरू हो गया है, गर्मियों के लास्ट तक आग लगना शुरू होता है, और लाख के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंच पाते। उसके पीछे भी कारण है सर, वन विभाग का रोना भी ये है कि उनके कर्मचारी नहीं है और लड़के बेरोजगार है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री सरोवर करके एक योजना आई थी सर, 10-10 लाख के ताल बन रहे थे, तालाब। अगर आगे उनको ऐसी उसकी जांच करा ली जाए तो ऐसे स्थानों में बने हैं वो बन के खत्म हो गए। मेरा कहना ये था, उसको खा गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया प्रधानमंत्री सरोवर योजना। हम भी देख रहे हैं, नैनीताल जनपद में मैंने एक सरोवर देखा था, किसके लिए बना रखा है वो सरोवर पता नहीं, वहां पानी भी इकट्ठा होता है या नहीं होता है, किस जंगल में बना रखा है। सरवानी थी लोगों को, पूरा खत्म कर दिया देश को। इसमें एक बात मैं ये जोड़ना चाह रहा था, यदि फॉरेस्ट विभाग उसके लिए अपने फॉरेस्ट एरिया में अनुमति दे देता, जहां हमारे सील हैं सर, पुराने छॉय हैं, हमारे पुराने पानी के स्रोत हैं, उससे 100 मीटर की दूरी में वो तालाब बन जाता सर, वन्य जीवों को भी पानी मिल जाता वहां, और जंगल की आग बुझाने के लिए भी बहुत कारगर होता। और उसके अगल बगल हम फलदार वृक्ष लगा देते, जिससे बंदर और लंगूरों की समस्या, सुअर की समस्या जंगल में निपट जाती, उन्हें फलदार पेड़ जंगल में मिल जाते सर। उससे एक रोजगार ही मिल जाता है एक युवा को। उसमें किसी गांव के एक लड़के को 5 साल के लिए उसे लीज पे या किसी तरीके से दे देते संरक्षण के लिए, वो बेचारा उसमें मत्स्य पालन कर सकता था सर। उस योजना का तब प्रॉफिट हो पाता। वो तो सर मिट्टी फली 10 लाख कहाँ गए, मैं गिनत दिखा सकता हूँ अपने बागेश्वर में, जो प्रधानमंत्री सरोवर प्रधानमंत्री जी के नाम पर बना है, क्या उसकी गाइडलाइन है और क्या बना दिया ये लोगों ने। यहाँ योजनाएं जोशी जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री सरोवर योजना के तहत सरोवर बनाने का प्लान बनाया गया, वो सरोवर बने भी, लेकिन किस जगह पर बने, उन जगहों का चिन्हीकरण कैसे किया गया, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है। आपने ये भी कहा कि उन सरोवरों को खाली बनाकर छोड़ दिया गया, क्यों ना उसमें कुछ ऐसे संसाधनों का विकास किया जाए जिससे प्राकृतिक आहार में भी विकास हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि भाई उनके प्राकृतिक आवास का सुदृढ़ीकरण करें, उनके आहार का विकास करें, तो वो क्यों आएंगे, आबादी में क्यों आएंगे जानवर। अगर जंगलों में बंदरों को या सुअरों को जो है प्राकृतिक आहार मिल रहा है, तो वो भाई जो मानव आबादी है उसमें क्यों घुसपैठ करेगा? उसको कुछ क्या कहते हैं, शौक लगा है क्या? लेकिन ये ना करके जो है, ये ना करके कुछ और ही स्थिति की जाती है।
यहां पर सरोवर योजना के नाम पर चूना पोता जाता है। कहां है वो सरोवर? जी जी बताइए। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे देखिए गांव से 90-95% पलायन हो चुका है लगभग सभी गांवों से। मैं कुमाऊं जी। की बागेश्वर की बात करें, लेकिन उससे क्या है कि पहले हमारे घरों में गोट होते थे, उनमें गाय भैंस पाले जाते थे, बैल बकरी। हम्म। तो सर वो जो है अब खत्म, इंसान खत्म तो वो पालना भी खत्म। तो जी। उससे क्या है, तेंदुए को हम जंगल भेजते थे, एक आध को तो महीने 2 महीने में मार लेता था, उसका आहार जंगल में मिल जाता था, लेपर्ड को। हम्म। हम्म। अब क्या है, जंगल में कोई जानवर रह नहीं गया, जो जंगली जानवर थे, हिरन जो भी होते हैं वो आग से जल के मर गए, जंगल हो गए साफ। तेंदुआ थोड़ा हम्म। सा समझदार होता है, वो तेज होता है, तो वो अब आबादी की तरफ रुख कर रहा है। तो इसमें भी मेरे पास एक चीज ये था कि जो हमारे गौशाले बन रहे, या बहुत हल्द्वानी में ही देख लीजिए, गायों और बैलों की वजह से आवारा जाम लग जाता है। उनकी व्यवस्था क्यों ना फॉरेस्ट के एक बीच सेंटर में कर दी जाए, वहां उनको चारा भी मिलेगा, पानी भी मिल जाएगा, और तेंदुए का आतंक नीचे को आने के लिए भी बच जाएगा, और वो भी बच जाएंगे, ये भी बच जाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन आजकल आपने सही कहा, एसी कमरे में बंद नीतियां बनती हैं, मीटिंगें होती हैं, दूसरे दिन अखबार में इश्तिहार आता है, और वो हम ग्रामीणों को चिढ़ाता है सर, कि इतने लाख की योजना हुई पास, वहां इतना करोड़ पास, लेकिन वो करोड़ जाता कहाँ है, धरातल पे तो हम कुछ देखते नहीं। दूसरी बात सर, हमारे पहाड़ में, मैं बागेश्वर की बात करता हूँ, अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, कि चौमास से पहले जो भी योजनाएं आती हैं बनती हैं, चौमास में सब बह जाती। क्यों ना ऐसा कुछ नियम बनाया जाए कि वो कम से कम 5 साल तक जो बना रहा है उसकी गारंटी पे बने सर, उसे देखना, उसकी जवाबदारी हो उस पर। जी। तभी हम लोग कुछ विकास कर पाएंगे पहाड़ों के परिप्रेक्ष्य में, जैसे पलायन वगैरह रोकना। अब स्वास्थ्य है, कई सड़कें हैं, कई चीजें, कई सड़कें ऐसी हैं जो फॉरेस्ट एरिया के पास से नहीं गुजरती, उन्हें फॉरेस्ट के पास से गुजारते, आग बुझाने के इक्विपमेंट आराम से फॉरेस्ट तक पहुंच सकते हैं सर, जंगल में हम्म। बच सकते हैं सर। अगर ये लोग जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनसे मीटिंग कर लें। अब हमारे वहां के बीएफओ साहब हैं बागेश्वर के, वो बिहार मूल से संभवतः आते हैं, वो बेचारों को हमारे वहां के भौगोलिक स्थिति का क्या ही पता होगा। मैं कई बार गया अच्छा, उनके पास, कई इसमें चीजें। इसमें इसमें जो आपने बात की वो बात रखी कि भाई स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात इसलिए रखी गई है कि ताकि जो है स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों से अधिकारी भी वाकिफ हों और एक सुदृढ़ तंत्र बन पाए। लेकिन जी समस्या यहाँ पर ही रुकती नहीं है। समस्या एक ये भी है जी कि जो वन विभाग है और जिला प्रशासन है उसके बीच कहीं ना कहीं हमें समन्वय की कमी दिखती है। उनके बिल्कुल बीच सर, एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। नहीं तो बिल्कुल मैं सर, आपको बता देना चाहता हूं कि अगर उत्तराखंड में जो, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी जो है जैव विविधता के मामले में बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और वन संपदा से रिच है, रिच कल्चर रहा है आज से नहीं, बहुत पहले से। यहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष आज की गाथा नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन जी सुधार कुछ नहीं हुआ है, बल्कि आतंक बढ़ा है वन्य बड़ा, जीवों का, क्योंकि जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे आधुनिक समय में हम जा रहे हैं, वैसे जी वैसे चीजें बिखरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है यहाँ पर, जो मैं देख पा रहा हूं और इसको विश्लेषित कर पा रहा हूं, मुझे एक बात यहाँ पर देखने को मिली कि वन विभाग और जिला प्रशासन के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। ना तो यहाँ बिल्कुल पर जो है कोई कमांड सिस्टम मुझे दिखता है। जिला मानव वन्यजीव संघर्ष कमांड सिस्टम होना चाहिए था हर जिले में, जहां जी, डीएम अध्यक्षता करता उसकी, बिल्कुल वन, पुलिस, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीम उसका हिस्सा होती। लेकिन एक कहीं नहीं दिखता है। और ये 24/7 कंट्रोल रूम होता, उसकी एक एसओपी जारी होती, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। ये तो छोड़ दीजिए, इतना तो बुद्धिमत्ता होगी इन अधिकारियों पर, इतनी बुद्धिमत्ता होगी इन नेताओं में। या तो ये पढ़े लिखे नहीं होंगे, फिर इन्होंने किताबें अच्छे से पढ़ी नहीं होंगी, ये तो कॉमन सेंस है। नॉनसेंस बना दिया इन्होंने अपना दिमाग, कॉमन सेंस की बात नहीं कर पाते। एक बात मैं रखना चाहता हूं दीप जोशी जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जो लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, और मैं वन मंत्री सुबोध उनियाल साहब को भी यह बात बता देना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो। कितने लोग मारे जा रहे हैं? कौन है ये लोग मारे जाने वाले? आम नागरिक हैं, गरीब हैं, जो अपनी आजीविका जो है बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। आपने क्या किया आज तक? शर्म नहीं आई आपको? आपने क्यों नहीं हर जिले में जो है मानव वन्य जीव संघर्ष कमांड सिस्टम स्थापित किया, जहां पर डीएम अध्यक्षता करता है, वन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन की संयुक्त टीमें उसका हिस्सा होती, 24/7 कंट्रोल रूम होता, उसकी एसओपी जारी होती,
लेकिन आपने क्या कर रखा है आज तक? बताइए मुझे जरा, जनता को बताइए। घोषणाबाजी करते हो। अगर आपके बुद्धिमत्ता नहीं है आपके अधिकारियों में तो मुझसे संपर्क करना और मैं लोगों से संपर्क स्थापित करवाऊंगा आपका। वो हजारों ऐसे आइडियाज दे देंगे जिनको इंप्लीमेंट करोगे तो मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनतम स्तर में आ जाएगा। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने बड़े आतंक को हम देख रहे हैं वन्य जीवों का, मानव आबादी में लगातार घुसपैठ है, लोग मर रहे हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं इसमें मरने वाली, क्योंकि वो घास काटने के लिए जाती हैं। ऐसा नहीं कि पुरुषों पर भी अटैक नहीं होते, पुरुषों पर भी अटैक होते। महिलाओं का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हमारा जो ग्रामीण अंचल है उसकी जीविका या तो पशुओं पर आधारित होती है, कृषि आधारित होती है, तो उसमें महिलाएं ज्यादातर काम करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो मुझे देखने को मिली, इतने बड़े हत्याएं, मैं तो इसको हत्या कहूंगा, क्यों नहीं हॉट स्पॉट मैपिंग बनाई गई आज तक? कहां है हॉट स्पॉट मैपिंग उत्तराखंड की? कहां है उत्तराखंड का हॉट स्पॉट मैप? मुझे जवाब दे वन मंत्री साहब। सुबोध उनियाल साहब से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड का हॉट स्पॉट मैपिंग कहां है? जिस क्षेत्र में जानवरों का जो आक्रमण है, अतिक्रमण है, ज्यादा हमें दिखाई देता है, वो कहां है आपका हॉट स्पॉट मैपिंग? बताइए जरा मुझे, कहां है आपका माइक्रो प्लान? शर्म नहीं आती आप लोगों को? पिछले 5 वर्षों के मानव वन्यजीव संघर्ष के डेटा से ये बना सकते थे हॉट स्पॉट मैपिंग। अगर इन्होंने बनाया है तो उसको प्रचारित क्यों नहीं किया? लोगों को क्यों नहीं समझाया? इसकी एक कार्य योजना क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं, मुझे एक बात बताएं, इन्होंने आधुनिक युग तो आधुनिक युग बार बार कहते हैं, डिजिटल युग आ गया, ये हो गया, इंटरनेट आ गया। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी से मुंह धो लेना अपना। कहां है आपका जीपीएस कॉलर? शर्म नहीं आती आपको? ये जो वन्य जीव हैं, भालू, तेंदुआ, बाघ, जो भी प्राणी होते हैं जो आतंक फैलाते हैं, जो लोगों को मारने की सक्षमता रखते हैं, कहां है उनका जीपीएस कॉलर? ड्रोन निगरानी क्यों नहीं रखते आप? ड्रोन इसलिए खरीदे उत्तराखंड सरकार ने कि आप लोग जो है अपने जो है रैलियों को ड्रोन के द्वारा दिखा पाए। क्यों मुख्यमंत्री साहब? कितनी बड़ी एडिटेड टीम रखी है आपने अपने पोस्ट को एडिट करने के लिए, वीडियो को एडिट करने के लिए। अरे वन विभाग, वन मंत्री साहब से कह लो एक टीम रख लो, जो टीम जो है ये काम करे, ड्रोन निगरानी रखे, ग्राम स्तर पर सायरन बजाए अगर इस तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं वन्य जीव के द्वारा। व्हाट्सएप ग्रुप तो बड़े बनाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो है लोगों को मूर्ख समझा है। वोट बैंक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं। ये मानव वन्य जीव संघर्ष को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए आप क्यों नहीं ऐसे चेतावनी वाले व्हाट्सएप ग्रुप, आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो? एसएमएस अलर्ट क्यों नहीं भेजते हो? हर बार कोई ना कोई जो त्योहार होता है, मैं डीआईपीआर का देखता हूं, मैसेज आता है, धकाधक मैसेज, धक मैसेज आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए फूका जा रहा है उन मैसेज को पहुंचाने के लिए। जिन मैसेज से जो है लोगों का जीवन जो है बच सकता है, वो मैसेज कहां है? गायब है उत्तराखंड से। आपने क्यों नहीं संघर्ष से पहले सूचना दी? जान बचाओ क्यों नहीं किया आपने? आप क्या कर रहे हैं नीति निर्माताओं से पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, ये आपके राजकाज में क्या चल रहा है? दीपचंद जोशी जी, मुझे एक बात बताएं, जब आधुनिक युग आ चुका है, हम देखते हैं कि ड्रोन आ चुके हैं, बड़े जबरदस्त ड्रोन हैं, जीपीएस कॉलर लगा सकते हैं, एसएमएस अलर्ट भेज सकते हैं कि अगर सपोज के लिए कोई तेंदुआ है। अब अभी देखिए एक धारी ब्लॉक में एक महिला मारी गई, अब किस तेंदुए ने उस महिला को मारा ये पता ही नहीं है किसी को। अब वन विभाग की टीम जाएगी और वन मंत्री वहां उसको जो है ठोकने का आदेश देंगे, उसने कहा इसको मार दो भाई, और उसको मार दिया और पता चला वो तेंदुआ वो था ही नहीं जिसने आक्रमण किया, कोई और तेंदुआ मारा गया। तो ये तो बड़ी विडंबना है, असली तेंदुआ तो मारा ही नहीं गया। कई बार ऐसी सूचना है कि वो आदमखोर मारा ही नहीं गया सर, कोई दूसरा इन्होंने पिंजरे में पकड़ के ले गए, ऐसी मुझे सूचनाएं भी मिली। तो ये सटीकता कब आएगी? जब आप वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करोगे। सर तो आप इस बारे में क्या कहेंगे जी, बताएं। बिल्कुल सर आपने जो बात कही मैं उसी के रिगार्डिंग बात कहता हूँ सर एक्चुअल बात क्या है, मैं सुअर से हमले से खुद पीड़ित हूँ, पर अभी भी सुअर बाहुल्य एरिया मेरा हो गया है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो मैंने अपने बागेश्वर के क्षेत्र अधिकारी वन विभाग के उन्हें फोन किया, सर मेरी जान को खतरा है, मैं एक बार मारा जा चुका हूँ, बाल बचा हूँ, दोबारा मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लीजिए साहब। तो उनका उत्तर होता है, जोशी जी आप पढ़े लिखे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अगर सुअर ने मारा या चोटी किया तो हम आपको मुआवजा देंगे,
सर मुआवजा बढ़ा है कि जान बढ़ी है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने क्षेत्राधिकारी साहब से कि जान बढ़ी कि मुआवजा बढ़ा? फिर मुआवजा देना ही था तो मुझे तो गंभीर रूप से चोटिल किया, गंभीर रूप से चोटिल किया तो मुझे सामान्य रूप से का मुआवजा क्यों दिया गया? मेरा आज भी इलाज चल रहा सर। काशीपुर से बागेश्वर में तो इतनी हम्म। व्यवस्था है नहीं, मुझे हल्द्वानी हम्म। काशीपुर आना पड़ता है। दूसरी बात सर, इन लोगों की इतनी बड़ी उदासीनता, एक टोल फ्री हम्म। नंबर इनका वालों का, मैंने उसमें कहा साहब मेरी जान बचा लीजिए, मैं घर के अंदर छुप हम्म। गया हूँ चारों जी। तो वो कहते क्षेत्राधिकारी का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करो। मैंने कहा अरे यार वो तो ऐसा कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब आपको चोट लग जाएगी या आपको मार देगा तब मुआवजा देंगे। दूसरी बात, मेरे ही गांव के नीचे, गांव बागेश्वर के पास में खोली गांव है, वहां निरंतर तेंदुए का आतंक, उसका छोटा सा बच्चा, उसके बार बार मुझे फोन आया, बोले जोशी जी ऐसी घटना है। मैंने कहा वन विभाग को सूचना दो। वन विभाग ने ट्रैप कैमरा भी लगाए सर, उसमें तेंदुआ दिखा भी रोज, लेकिन हम्म। उन्होंने क्या कहा, हम पिंजड़ा तब लगाएंगे जब कोई दुर्घटना हो जाएगी। हमारे पास ऐसे कोई आदेश नहीं है ऊपर से कि हम हम्म। पिंजड़ा लगाएं, हम पिंजड़ा तभी लगाएंगे जब कोई दुर्घटना होगी। कोई दुर्घटना होगी तो हम मुआवजा दे सकते हैं, और मुआवजा भी ऐसा देते हैं, गंभीर रूप से चोटिल होगा, सामान्य वाला। ये इनकी सच्चाई है सर। मैं पीड़ित हूं, इसलिए मैं साफ शब्दों में इस बात को कह रहा हूं। बहुत दुखद स्थिति है। जी। जी। इसमें जो आपने बात कही कि इसमें ट्रैप कैमरा भी लगा रखे हैं, जब ट्रैप कैमरा आपने लगा रखे हैं, आप जानवरों को लगातार देख रहे हैं, तो क्या आपने उन जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया? क्योंकि अगर कोई भी अटैकर होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो थोड़ा बहुत मेरी भी समझ है इसमें, क्योंकि मैं भी पहाड़ों में रहा हुआ हूं और मैंने भी ये जो मानव वन्य जीव संघर्ष है इसकी कहानियां और घटनाएं सुनी हैं, देखी हैं। और इस बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि जब भी मानव वन्य जीव संघर्ष होता है उससे पहले कुछ संकेत हमें दिखाई देते हैं। जी जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कह रहे हैं कि ट्रैप कैमरा लगा रखे हैं, ये ट्रैप कैमरा सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का वीडियो बनाने के लिए लगा रखे हैं, या फिर बिल्कुल। उन वीडियो को बनाकर उनका व्यवहार का अध्ययन करें ताकि पता लग पाए कि ये जंगली जानवर जो है अगला इसका क्या होगा? क्योंकि हर जंगली जानवर अपना, सिंपल सी बात है, देखो एक एक होता है, एक पागल कुत्ता हो जाता है तो पागल कुत्ते की पहचान आ जाती है, लार टपकती है, ठीक है, वो जीभ बाहर निकालता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है, कई सारे ऐसे संकेत हमें दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि भाई ये कुत्ता पागल हो चुका है, इसको इंजेक्शन लगाना चाहिए। और या फिर हम यूं कहें कि कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा होता है तो उसका व्यवहार ही हमें बता देता है, उसके शारीरिक मुद्रा बता देती है, कई सारे संकेत हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो अधिकारी लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने परीक्षाएं पास कर रखी हैं, और मैं समझता हूं कि वन्य जीवों के व्यवहार पर भी इन्होंने अध्ययन किया हुआ होगा। और कई सारे तो अधिकारी लोग विदेशों में भी जाते हैं अध्ययन करने के लिए, भारत सरकार भेजती है कई सारे अधिकारियों को, ऐसा नहीं है केंद्र के अधिकारियों की कि वे बाहर जाओ जानकारी लो, है ना, वाइल्ड लाइफ का व्यवहार कैसा होता है, वाइल्ड लाइफ के बारे में पता लगाओ, ताकि जो है इसको इंप्लीमेंट कर पाओ इस नॉलेज को। जो ट्रैप कैमरा इन्होंने लगा रखे हैं इसलिए लगा रखे हैं दिखाने के लिए। तो टेम्परेरी सर दिन के लिए लगा रखे, फिर हटा दिए। वो तेंदुआ दिखाई दिया कि लगा रखे फिर हटा दिए। जी मतलब इन लोगों को एक प्रकार से मैं जो समझ पा रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई घटना होती है, घटना होने की गुंजाइश रहती है, तो वहां पर जो है ये एक आपको दिखाते हैं कि वन विभाग तो सचेत है, इतना ही कर सकता है वन विभाग। सर मेरे मामले बनाया जा रहा है। मेरे मामले में भी जब मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने अपने वहां के स्थानीय नेता से भी फोन करवाया, उनसे भी कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं भागता हुआ डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब की कृपा से मेरे घर पर सेंसर वाला एक डिवाइस लगा सर, वो बहुत अच्छा है। वो एक साइड का एरिया उसने कवर कर रखा है, जैसे कोई जानवर आता है ब्लड सर्कुलेशन वाला तो वो मुझे सिग्नल दे देता है, साउंड करने लगता है कि भैया कुछ अब मत जाओ। तो एक इतनी उपलब्धि वो डीएम साहब के माध्यम से, क्या ये फॉरेस्ट विभाग डायरेक्टली नहीं कर सकता था सर? देखिए मैंने वही बोला ना आपसे कि जो जिला कमांड सिस्टम होना चाहिए था हर जिले में, उसकी कहीं ना कहीं भारी कमी मुझे दिखाई दे रही है, समन्वय की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पहले तो ये बचाव के जो कदम थे इसमें ही हमें दिख रहा है कि न केवल वन विभाग की कमी दिख रही है, बल्कि अन्य विभागों के समन्वय की भी कमी यहां पर साफ तौर पर दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मैं दर्शकों के समक्ष से एक बात को रखना चाहता हूं, कई बार मानव वन्य जीव संघर्ष में लोगों की मौत हो जाती है, जो काफी दुखद घटना है, और गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं लोग। अभी आप खुद देख लीजिए, धारी ब्लॉक में जो अभी ताजा मामला आया उसमें एक 35 वर्षीय महिला को मार दिया। 35 वर्षीय महिला को सोच सकते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं जो हैं गढ़वाल रेंज में भी हो चुकी हैं। समस्या यह है कि लोग मारे जाते हैं, लेकिन जानते हो उनके मौत के बाद उनके परिजन मुआवजे के लिए संघर्ष करते हैं।
बिल्कुल सर, मैं जो खुद मानव वन्य जीव संघर्ष है उससे ज्यादा संघर्ष जो है मुआवजे के लिए उत्तराखंड के नागरिकों और सरकार के बीच संघर्ष देखने को मिलता है मुझे। बिल्कुल सम्मान किया उत्तराखंड सरकार को। मैं तो ये कहूंगा कि भैया वन मंत्री साहब ये सुनिश्चित करें, सुबोध उनियाल साहब कहां सोए हो, नींद से जाग जाओ। मुआवजे का जो प्रावधान है उसमें सरलीकरण किया जाए सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात उसमें भी बात करेंगे दीपचंद जोशी जी, उसमें भी मैं आपकी राय लूंगा। मैं जी। दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं कि सुबोध उनियाल साहब सोए हुए हैं, इनको जगाओ। कैसे कैसे मंत्री साहब बैठे हुए हैं जो सुन ही नहीं रहे हैं। मंत्री साहब सुन लीजिए बात, जनता कुछ कह रही है, लोग मर रहे हैं। इसमें जो है मैं जो अपना पक्ष रखना चाहता हूं, जी सत्यमेव विजयते ये मानता है जी कि भैया जब कोई घटना हो जाती है तो उनको त्वरित मुआवजा दिया जाए और 72 घंटे में 72 आवर्स में डीबीटी के द्वारा, चेक नहीं भैया, चेक नहीं चाहिए, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में उनका मुआवजा 72 घंटे के अंतर्गत सरकार को देना चाहिए। क्या चल रहा है ये? इसमें पहले वन विभाग सत्यापन करेगा, फिर राजस्व करेगा, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं। भीमताल में 3 परिवार के साथ ही हादसा होता है, तीनों महिलाएं मारी गईं। वो उन लोगों को आज तक पूर्ण मुआवजा नहीं मिला है, वो लोग भटक रहे हैं। आप सोच सकते हैं जिन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष में अपने लोगों को खोया, उन लोगों को आज तक जो है पूर्ण मुआवजा नहीं मिला, वो भटक रहे हैं। सोच सकते हैं कितना बड़ा संघर्ष है। क्या सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि 72 घंटे के अंतर्गत डीबीटी के द्वारा उनको लगातार उनको जो है मुआवजा दे दिया जाए और उनके जीवन को सुनिश्चित करने हेतु, सुरक्षित करने हेतु सरकार तत्काल ठोस और प्रभावी कदम उठाए? क्योंकि जितनी देरी होगी उतना अवसाद बढ़ेगा, उतना गुस्सा बढ़ेगा, और उतनी ही ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है हिंसात्मक प्रवृत्तियां भी बढ़ेंगी, उस पर रोक नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास जो है इतने सारे बेरोजगार युवा हैं उत्तराखंड के, क्यों नहीं आप लोग वन्य जीव मित्र दल बना लेते हो? क्या समस्या है इसमें? अखबारों की कटिंग में ऐड देने के लिए, डिजिटल मीडिया में ऐड देने के लिए हजारों करोड़ उत्तराखंड सरकार फूंक देती है, फूंक। लेकिन जहां बात आती है अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए, वहां पर सरकार पीछे क्यों हट जाती है? क्यों नहीं जो है वन्यजीव मित्र दल का गठन तत्काल तौर पर किया जाए, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने की बात की जाए, उनका मानदेय सुनिश्चित किया जाए, उपकरण दिए जाएं, और ये जो हिंसा हो रही है मानव वन्यजीव संघर्ष में, यह हिंसा होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर ली जाए। यही मैं आपको बता देना चाहता हूं, यही वन्यजीव मित्र दल एक प्रकार से जंगल के भीतर संसाधनों को मजबूत करने का नेतृत्व भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री सरोवर योजना के तहत मत्स्य पालन भी हो सकता है, सरकार खुद कर सकती है, वहां पर फलदार वृक्ष लगा सकती है जिससे राजस्व भी मिलेगा, और ये जो वन्यजीव मित्र दल हैं इनको काम भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है इनकी सैलरी भी आ जाएगी उसी राजस्व से। ये सरकार क्यों नहीं करती है? ये नीति निर्माता क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, उसको हम इंप्लीमेंट करें? जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार खाली लीसे के पेड़ों का दोहन करना जानती है और वही कर रही है। कहेंगे मैं आपको उसकी भी वीडियोज भेजूंगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी सर। एक पेड़ को चारों ओर से किस तरीके से छिला जाता है और किस तरीके से लीसे की बर्बादी होती है, वहां कोई देखने सुनने वाला नहीं है। सरकार को बस लीसा चाहिए हमारे पहाड़ों से। हमारे पहाड़ों से पेड़ काटे जाएंगे, बागेश्वर से हाईवे बनेगी, पेड़ काटे जाएंगे, ताकुला से हाईवे बनेगी, पेड़ काटे जाएंगे। कहाँ लग रहे हैं पेड़? हल्द्वानी में, देहरादून में। ये नीतियां हैं इनकी। अरे ये तो छोड़ दीजिए, आप लीसे की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। ये जो सड़कों के कटाव के लिए है, नैनीताल जनपद की बात करूं, भीमताल विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में मुझे कई सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोज आए, उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो संरक्षित प्रजाति है बांज, उसका कटान किया जा रहा है, उसको काट दिया गया है। बांज है बुरा। और आपको मैं एक और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब शिकायतें
वन विभाग के पास जाती हैं तो वन विभाग के रेंजर, डीएफओ ऐसी शिकायतों को बिना शिकायतकर्ता के परमिशन के उससे पूछताछ करके जो है निस्तारित कर देते हैं मुख्यमंत्री पोर्टल में। इससे बड़ी क्लोज कर विडंबना देते क्या हो हैं। सकती है? मुख्यमंत्री पोर्टल तो वायरल सर चीजें हो नाम रही हैं, का इनकी है, हरकतों से तो हो रही हैं। बिल्कुल नाम का है, वहां शिकायतें कब आपकी बंद कर दी जाती है इसका मुझे पता नहीं होता। 10-15 तो मेरी खुद की शिकायतें हैं, वो बंद कर दी सब अपने मन से। साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार जो है, और विशेष तौर पर सुबोध उनियाल साहब इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, और ना ही इनके पास कोई नीति है, और ना ही इनके पास कोई वैचारिकता है कि इस मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करें, न्यूनतम स्तर पर लाएं। लगातार जो है अव्यवस्था बनी हुई है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका लगातार दोहन हो रहा है, खनन हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है हम प्रकृति पर आक्रमण कर रहे हैं, और उस आक्रमण की परिणति यह रहती है कि हमारे जो भोले भाले पहाड़ी हैं उन लोगों को इस संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ता है, वो अपनी जान को गंवाते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, एक पक्ष ये भी है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सरकार में बैठे हुए कई सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि कई सारे लोग आक्षेप उठाते हैं, और सत्यमेव विजयते के माध्यम से मैं वन मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, और सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी पूछना चाहता हूं कि कहीं आपकी सरकार में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि भैया आप लोगों के पास एक सोची समझी रणनीति है, इस तरह का मानव वन्यजीव संघर्ष हो और लोग पहाड़ों से पलायन करें, औने पौने दामों पर जो है, कौड़ियों के दामों में जो है पहाड़ों की जमीन खरीद ली जाए, फिर वहां पर बड़े होटल भी आए, और सुरक्षा के जो सुरक्षा संसाधन है वो भी स्थापित किए जाएं, और अपना जो है इकोनॉमी चलती रहे, अपनी इकोनॉमी, उत्तराखंड की नहीं, अपनी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है साथियों। कई सारे लैक यहां पर देखने को मिले, और मुझे लगता है कि सवाल यह भी उठता है कि इनका जो जिस तेंदुए को, जिस आदमखोर को ये मार रहे हैं, क्या उसी आदमखोर को मार रहे हैं जिसने आक्रमण किया है? कई बार लोग इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और ये प्रश्न भी है। और मुझे लगता है कि इसमें सटीकता तभी आएगी जब जीपीएस और आधुनिक ड्रोन निगरानी और कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा, तभी हम इसमें सटीकता और कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी। साथियों, मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा और अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि वन्य जीव अधिनियम जो है 1972, उसको ढंग से पढ़ लीजिए। उसमें अगर पढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो स्थितियां सुधर सकती हैं। क्योंकि इस अधिनियम को अगर आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, जो मैं एनालाइज कर पाया, ये एक्चुअली एक प्रक्रिया बता रहा है, एक सिस्टम तैयार करने के लिए, मतलब बाध्य कर रहा है कि ये सिस्टम तैयार होना चाहिए, जो हमने बातचीत की यहां पर, कि जिला कमांड सिस्टम हो, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, स्थानीय युवाओं को उसमें ज्यादा जो है, ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए, क्योंकि उनको ज्यादा पता होता है उस भौगोलिक परिस्थिति के बारे में। संसाधन बढ़ाए जाएं जंगली जानवरों के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री सरोवर योजना है, उसका भरपूर उपयोग किया जाए। लेकिन ये सब नहीं कह रहा है, और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हमें 1972 को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और इन अधिकारियों को, वन मंत्री साहब को आर्टिकल 21, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसको पढ़ना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इनको। ये तो नीति निर्देशक तत्व भी नहीं पढ़ते हैं, ये अपने मूल कर्तव्य भी नहीं पढ़ते हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि 48 ए क्या है, 51 ए जी क्या है करके, मालूम ही नहीं है इन लोगों को। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सर जी, आपका लास्ट कमेंट जो है दीप जोशी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मानव वन्य जीव संघर्ष में? आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा। सब नीति नियंताओं को ग्राउंड जीरो पर आना पड़ेगा, धरातल पर आना पड़ेगा। अधिकारियों को वन क्षेत्र में रहने वाले हमारे जैसे वनवासी लोगों से मिलके बातें करनी होंगी। जो हमारे जैसे लोग हैं, जो जंगल के बीचों बीच रहते हैं, उन लोगों से भी सलाह मशवरा करना होगा। बीच बीच में संबंध बनाते रहने होंगे कि भाई बातचीत के माध्यम से कि क्या कैसे होना है, इससे निजात मिल सकती है सर, संभव है। अगर इसी तरीके से टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एसी कमरे से, तो सर कुछ नहीं होना है। पहाड़ एक दिन आने वाले 10 सालों में, मैं कहता हूं कि जो 10% लोग बचे हैं वो भी पलायन कर जाएंगे सर। ठीक है सर, आपने हमें जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यमेव विजयते में जुड़ने के लिए। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, ये थे बागेश्वर से एक पीड़ित, जो मानव वन्य जीव संघर्ष के पीड़ित हैं। इन्होंने अपनी बात को रखा, और मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि जब इस तरह के वाकया होते हैं तो आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज का जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को आप देखिए, समझिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। इस वीडियो को अगर वन मंत्री साहब सुनेंगे, अधिकारी सुनेंगे, तो इस वीडियो को इंप्लीमेंट कर दें वो अपनी
क्षेत्रों में जो हमने बात बताई, अगर इनको एक बहुत मजबूती से रखते हैं तो मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनतम स्तर में आ जाएगा। इसको जरा ढंग से सुन लीजिएगा, इस वीडियो को देखा। बात खत्म कर बच्चों को बताइए नौकरी की बात करें। नौकरी की तो पिछली बार अलचना वाले भी करी थी, झूठी साबित हुई। मैं कह रहा हूँ आपके सामने कोई ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे तथ्य नहीं उठाता हूँ। नौकरी जाएंगे, मेरे को कीड़े पड़ जाएंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। अलचना में वादा पूरा नहीं किया गया। रोहित पांडे का देखिए, देखो लो सरकारी नौकरी, एक कागज नौकरी के नाम पे नहीं मेरे लड़के को नहीं मिला है। और सुन लीजिए, मैं ऐसे मुद्दे नहीं उठाता हूँ डीएफओ साहब। जो लोग कह रहे हैं ना कि हम करा देंगे, जो गारंटी ले रहे हैं, ये कल को फिर ये पूछने नहीं जाते दुखिया पे। रोहित पांडे को कहा 25 लाख रुपए दिलाएंगे, उसकी एफआईआर 5 रुपए नहीं मिले। हम आज एफआईआर के लिए धक्के खा रहे हैं भवाली थाने में। ऐसे झूठ बोला जाता है, इसलिए मैं मौके पर आप सबको बताइए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। और मैं कोई गलत कर रहा हूं तो भगवान साक्षात मुझे मौत दे। हम किसी के लिए कोई लोकप्रियता हासिल करने नहीं आए। हम एक जो जायज बात है आगे को, क्योंकि पिछली बार अल्टोना में मरी, दुदली में मरी, 3 महिलाएं हमने बार बार कहा। इसमें भी मैं, आप एडीओ साहब तो गवाह हैं, मैंने नैनीताल में आपकी मीटिंग आप उठ के आए, हमने कहा ऐसा हो जाए, आपके विभाग ने गंभीरता से नहीं लिया, फिल्टर लगाया नहीं। मैम अरे बताइए अब आप, भाई हम तो कह रहे हैं उसको मारने में क्या दिक्कत है? 15-16 मेरा लड़का ले रहा था, 8-9 हजार में क्या करेगा मेरा? ये बताओ ना, इसके पूछो, इसका 3 लड़की मरी है, इसके आंसू देखो। जो ऐसी बंदा जो कह रहे बात होगी, मैं तो मेरी तो उम्र गई है 60 साल। नहीं, ये पुराना वादा भी कौन हुआ था पूरा करेगा? अब आप कह रहे थे ना, आप कह रही थी उनको पकड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं पकड़ रहा हूँ, आप मेरी कानून में बात, मैं कानून को भी जानता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो यहाँ वादा करें उसको अपनी ईमान और अपने बच्चों को साक्षी मानकर करें कि हम पर विश्वास रखो, हम करेंगे। खाओ लोग, हम गोलजू की कसम की इसमें झूठा नहीं होगा, हम पूरा करवाएंगे, हम खत्म कर देते हैं। नहीं तो जाने नहीं दूंगा, डीएफओ और आईटीएम को यही अंदाज बनाऊंगा, जिसको रोकना है रोक ले, जितनी बड़ी फोर्स है आपके पास मंगा लो। मैं कह रहा हूँ वाली बात हम रुकेंगे अपनी मर्जी से। अरे सर हम तो फिर हम तो अपनी मर्जी, तो ऐसी नौमती ना आए। मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ में कुछ होता है तो ऐसी। सर, तो मैंने आपके सामने ना, लोगों को लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये आपके सामने विपिन शर्मा अल्टोना, ये दुख मेरे घर में भी पड़ा जो हाँ तो झूठ नहीं है, आप कृपा करें, बस तो इतना कर दीजिए। जब झूठ नहीं है, आप कह रहे हो झूठ नहीं है, तो बस बात हाँ बस मैंने मजदूरी करके होटल में। अब सुनो भाई, अब एक जो सबके बोलिए। मानव वन्यजीव केस में किसी को नौकरी देना हमारे मतलब डीएसपी साहब के हमारे उसमें हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रिक्वेस्ट लेटर जैसे शासन दे सकते हैं आप। ऐसा तो आप पिछली बार इनको भी नहीं मिला भाई, आपके यहाँ 50 संविदा पे पद है, उसको इसको ऐसे ही तो ठगा गया। तो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ। जो तत्काल की बात है, जैसे हमारे फायर के केसेस हैं, मानव वन्यजीव कई ऐसे मद होते हैं, तो हम अस्थायी तौर पे तो रख सकते हैं, तत्काल रख सकते हैं अस्थायी तौर पे। स्थायीकरण के ये तो हमारे संविदा पे तो रख सकती है ना, जो उपनल कहते हैं, जो उपनल का प्रारूप होता है उसकी प्रक्रिया होती है अस्थायी तौर पे। तो आप गारंटी लो ना, उसमें लिख के, तो हम संविदा पे कल से रख रहे हैं, उपनल के थ्रू करके गारंटी लो ना। उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है तो लो ना भाई, परमिशन और चीजों के लिए। तो मैं उन सब बातों को यहाँ नहीं कहना चाहता। आप लिख के दो हमारी गारंटी, आप या कसम खा के, हम तो कह रहे हैं अपने आने वाला को कसम खा के कह दो इसमें झूठ नहीं होगा, आपके साथ हम मान लेंगे, हम तो जुबान को मानते हैं। भेज देंगे सर ऐसे तो उसके सामने वो विपिंदा खड़ा है ना, मैं तो कह रहा हूँ इसके साथ ऐसा ही तो हुआ। आपका मामला भी हम दोबारा उसको कोर्ट करते हैं। हम रिक्वेस्ट भाई इसको 3 लाख रुपए नहीं मिले, 3 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत की घोषणा की थी, नहीं मिले। तो साथियों, आपने ये वीडियो देखा, ये ताजा मामला जो धारी ब्लॉक में हुआ है, जहां 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वो मर चुकी है, मामला खत्म हो चुका है। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? सुबोध उनियाल साहब, आप सुन रहे हैं? देख रहे हैं आप उत्तराखंड में क्या हो रहा है? इससे पहले भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है, क्यों नहीं दिया आपने मुआवजा? ये 3 लाख की बात जो की जा रही है मुख्यमंत्री राहत कोष से, किसके लिए बना रखा है मुख्यमंत्री राहत कोष? लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर रखा है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खोखला करके रखा हुआ उत्तराखंड को। साथियों, मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा कि आप लोग आवाज उठाएं। ये मीडिया बहरे हो चुकी है क्या? क्यों नहीं इसमें जो है फॉलो अप लेती है? क्यों नहीं इनकी आवाज को आवाज देती है? ये जो अल्टोना का मामला आ रहा है साथियों, इस बारे में तो बात कर रहा हूं मैं हर वीडियो में बात करता हूं। जब भी मतलब ऐसे मुद्दे आते हैं, मैं कोट कर देता हूं मामला, ताकि कोई सुन ले। तभी वन मंत्री साहब का हृदय जाग उठे उत्तराखंड के लिए।
कभी जो है मैं उन 3 लोगों का, 3 परिजनों का, 3 परिवार लोगों का क्यों लेता हूं नाम बार बार, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी वन मंत्री साहब का हृदय जाग उठे उत्तराखंड के लिए, तो क्या पता उनको 3 लाख जो सहायता राशि शेष बची है उसको दे दें। वो नौकरी की देखो किस तरह की नौकरी दी जा रही है उनको। और अभी जो है ये धारी ब्लॉक में जो तल्ली दीनी में हुआ है, ग्राम सभा तल्ली दीनी में ये हमला बाकत 35 वर्षीय एक महिला मारी गई। आज का मामला मुझे बताया गया है, इतनी दुखद घटना है, दिन दहाड़े क्या चल रहा है? आतंक। वन मंत्री चुप बैठे। सुबोध उनियाल जी जवाब दीजिए। आप पूछता उत्तराखंड कहां है सुबोध उनियाल जी? क्यों नहीं आपने जिले में जो है एक कमांड सिस्टम बनाया? हर जिले में कहां है जिला कमांड सिस्टम? क्यों नहीं आपने जीपीएस कॉलर लगाया, ड्रोन निगरानी रखी, ट्रैप कैमरा लगाए? वन्य जीवों का व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? त्वरित मुआवजा प्रणाली क्यों नहीं स्थापित की आपने? क्यों नहीं की? ये क्या चल रहा है? लोग मरते रहे, हमारी बहन बेटियां मरती रहे, बच्चे अनाथ हो, मुआवजे के लिए भटकते रहे, दर दर ठोकरें खाते रहे, और क्षेत्र के विधायक लोगों को मूर्ख बनाते रहे। अलचोना में मूर्ख बना के गई, आज तक उनको मुआवजा नहीं दिला पाई। ये क्षेत्र के विधायक, भीमताल के क्षेत्र के विधायक मूर्ख बनाते हैं जनता को। क्यों नहीं दिया इनको मुआवजा आज तक? और आज फिर वही राजनीति। धारी ब्लॉक में एक महिला मारी गई 35 वर्षीय, वहां वही राजनीति खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पॉलिटिक्स जिंदा रहनी चाहिए, चाहे इंसान जिंदा रहे या ना रहे, इंसान मरे, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स साथियों जिंदा रहनी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि खतरनाक कौन है, वन्य जीव है या ये प्रतिनिधि है? डिसाइड आपको करना है। सत्य में विजयते, सत्य की आवाज उठाते रहेगा। हम इसमें फॉलो अप लेंगे। और मैं पीड़ित परिवार से भी कहना चाहता हूं, अगर आपका मुआवजा और सरकारी नौकरी आपको नहीं दी जाती है, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो आप सत्य में विजयते में जुड़ सकते हो। यह मंच आपके लिए भी है और हम आवाज उठाएंगे। जैसे पहले उठाते आ रहे हैं वैसे आवाज उठाएंगे। इसी के साथ में सत्य में विजयते के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। साथियों, चर्चाएं चलती रहेंगी, आवाज उठती रहेगी, लेकिन उस आवाज को इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों का मुझे संघर्ष और आप लोगों का समर्थन चाहिए। बनाए रखना समर्थन और संघर्ष में साथी बने रहना। आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाया जाएगा। हम ना बहरे हैं ना गूंगे हैं, हम बोलेंगे भी और सुझाव भी देंगे। हम वो बात भी बोलेंगे जो बात किसी को चुप सकती है, क्योंकि हम झुकते नहीं हैं, हम उस पीड़ा को महसूस करते हैं। आप लोग सब सो जाएंगे, वहां एक मौत हुई है, लाश, वहां एक लाश है, लाश। आप समझ रहे हैं? एक 35 वर्षीय महिला की लाश है। कौन है? किसी नेता की पुत्री है क्या? किसी नेता की बेटी है क्या? किसी नेता के रिश्तेदार है? कौन मर रहे हैं ये लोग? हम और आप जैसे लोग मर रहे हैं, हमारे भाई बहन मर रहे हैं। इन नेताओं की बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े हवा महल बन रहे हैं इनके, लेकिन हम लोग भुगत रहे हैं। क्या यही हमारी नीति है? क्या यही उत्तराखंड की नीति है? उठाओ आवाज और सत्य की मसाल लेकर संवैधानिक तरीके से निकल पड़ो। तब तक रुकना मत जब तक आपको न्याय नहीं मिले, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित ना हो। तरीके बहुत हैं मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के, बहुत सारे तरीके हैं इंप्लीमेंट करने के। मैं ऐसे तरीके जानता हूं, मेरे भाई बहन, मेरे पहाड़ी जीवन में रहने वाले भाई बहन ऐसे तरीके जानते हैं जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनतम स्तर पर भी पहुंचेगा। इसी के साथ सत्य में विजयते के आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। सत्य में विजयते।